खान साहब ने क्या सारे पत्ते अपने खेल दिए? राना सनाउल्लाह साहब ने भी यह बयान दिया, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जो सिक्योरिटी पर मामूर उनके पुलिस एहलकार हैं वही इनको गिरफ्तार कर ले। जमानत अगर किसी की तोसी नहीं होती, अदालत उसको जमानत नहीं देती, अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल उन्होंने जलसे में कहा अगर मैं बुलाऊं तो तुम लोग निकलोगे, और अब ये कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे। आपको नहीं पता होता कि सामने से रिएक्शन कैसा आना है और किस तरह का आना है, रिएक्शन को देख के बनाई जाती है। दोनों के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन एक में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है और एक में हिस्सा ही नहीं लेना, उसको मानते ही नहीं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं। ये बेशर्मी कभी मैंने अपनी जिंदगी में तारीख में नहीं देखी कि आप एक दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के आप यहाँ पर। हमारी हुकूमत की हद तक तो ये बात तयशुदा है कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज यानी इतवार के रोज भी काफी ज्यादा हैपनिंग्स देखने में आई, और आज छुट्टी होती है लेकिन उसके बावजूद सियासी गहमा गहमी काफी ज्यादा उरूज पड़ती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बशमूल एक जमात स्ट्रेटजी फिलहाल समझ नहीं आ रही, उनका लग नहीं रहा कि क्या करना है उन्होंने आगे, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह से मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देना है। खान साहब ने क्या सारे पत्ते अपने खेल दिए, और इसी वजह से आज की बैठक लगाई गई थी। लेकिन आज जो इस बैठक है इसमें काफी ज्यादा फैसले किए गए, और पहला फैसला तो उसमें यह किया गया है कि 15 जून के बाद इस बात का तयन किया जाएगा, इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब लॉन्ग मार्च कब करना है। पहला लॉन्ग मार्च खान साहब कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे थे उन्होंने धरना नहीं दिया और इस चीज को मुलतवी कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आएंगे, मुकम्मल तैयारी से आएंगे, पूरी तैयारी से आएंगे, और 6 दिन बाद मैं ये ऐलान करूंगा। 6 दिन भी गुजर गए, फिर जनाब गुज़िश्ता रोज जलसा भी गुजर गया, और आज कोर कमेटी का इजलास भी हो गया, और इसमें भी यह फैसला किया गया कि 15 तारीख के बाद यह फैसला किया जाएगा, 15 जून के बाद, कि भाई हमें किस दिन निकलना है, किस दिन जाना है इस्लामाबाद। क्योंकि खान साहब अभी इदारों की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अदालत की तरफ देख रहे हैं कि जनाब अदालत हमें यह हक दे कि हम एहतजाज कर सकें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक होता है और उसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब आप आ जाएं, एहतजाज कर लें, लेकिन अब खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी कुछ तब्दील की है। आज ये फैसला भी किया गया है कि पंजाब की जो 25 नशिस्तें जिसको डिसीड किया गया था, मुनहरिफ अराकीन थे, और इन मुनहरिफ अराकीन ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। अब इस पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। इस दोबारा जब इलेक्शन होने जा रहा है, ये 25 सीटें किसी और की नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जिसमें से 20 सीटों पर इलेक्शन होगा। 5 जो है वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिसमें से 3 खवातीन की हैं, 2 अक़लियतों की होती हैं। तो जनाब अब यह फैसला किया गया है कि पंजाब में होने वाली ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर तरीके से शिरकत की जाएगी, और भरपूर तरीके से पंजाब में नून लीग की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी, और ये जो 20 अराकीन हैं दोबारा से मुंतखब कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ जनाब खान साहब की गिरफ्त से आज काफी ज्यादा बात की जाती है। शहबाज गिल हो या इसके अलावा दीगर रहनुमा हो, वो गिरफ्तारी के वाले से काफी ज्यादा बात करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यह बयान दिया, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब जो सिक्योरिटी पर मामूर उनके पुलिस एहलकार हैं, अगर ये जमानत मनसूख हो जाती है या जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम तक मजीद जमानत में तोसी नहीं होती, तो वही पुलिस एहलकार जो इस वक्त खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं वही इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब खान साहब की गिरफ्तारी के वाले से क्यों इतनी ज्यादा बात की जा रही है? खान साहब पेशावर में बैठे हुए थे, केपी में बैठे हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस वक्त केपी में मौजूद है, पेशावर में मौजूद है। अब जनाब वो बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर से बनीगाला अपने घर आ गए, और वहीं पर ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये इजलास आज मुनक्किद किया गया था, और इस इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। जनाब अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। कमल आपसे कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगी, कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मकबूल जान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कमर जमान कायरा साहब, सर ये सिटिंग मिनिस्टर हैं, आप ये बताइएगा ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया है कि जो लोग भी होंगे उनकी सिक्योरिटी में मामूर, अगर ये जमानत में तोसी नहीं होती है, जिस टाइम तक जमानत दी गई है वो मुकम्मल हो जाता है, तो वही लोग इनको गिरफ्तार कर लेंगे। आप लोगों ने ऐसा कोई प्लान बनाया हुआ है कि उनको गिरफ्तार करना है? देखिए, ये टेरर मिनिस्टर साहब ने कहा है, उनकी अपनी डोमेन का इशू है, मुझे तो उसकी तफसील का इल्म नहीं है। लेकिन जमानत अगर किसी की तोसी नहीं होती, अदालत उसको जमानत नहीं देती, अगर किसी मुकदमे में कोई भी शख्स हो, इस मुल्क के बाकी भी लीडर रहे हैं, कोई भी बंदा हो, तो अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या तो उसको अदालत से बेल करानी पड़ती है, या पुलिस के पास या मुतल्लिका इदारे के पास पहुंच के
वहां पे अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये चल, इसका मतलब साफ है कि अगर जमानत, जो कि दर्जन भर उन पर मुकदमात अब बंच को उन पर इल्जामात लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर जो जमानत उन्होंने ली हुई है अगर उसमें तौसी नहीं कराई जाती और टाइम उसका खत्म हो जाता है, डेट खत्म हो जाती है, तो जनाब आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और आपने कहा है कि जनाब दीगर लोग भी तो गिरफ्तार होते हैं, तो खान साहब को भी गिरफ्तार होने में कोई मुमानियत तो नहीं होगी। अब ये बताइएगा आज वजीर आजम साहब की जानिब से ग्रैंड डायलॉग की बात की गई है। अब ये ग्रैंड डायलॉग में क्या क्या चीजें आती हैं? मिसाके मईशत आती है, मुल्क के हालात आते हैं, या फिर इलेक्शन के मामले पर भी आप ग्रैंड डायलॉग करने जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ग्रैंड डायलॉग मुल्क के इस वक्त जो ग्रैंड प्रॉब्लम है, इस वक्त जो बहुत गहरे प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के इन गहरे मसाइल का शिकार है, और हम इस वक्त सियासी जमातें हत्तुल इम्कान अपने आप को रिस्ट्रेंट रखने के बावजूद अगर कोई रास्ता न रहे, तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी जज्बात में बातें होती हैं, ठीक है, टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, हमारे ऊपर भी फिर दबाव आने शुरू होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी, अच्छा, मैं अपनी जाती हैसियत में इमरान खान साहब से अभी भी गुजारिश करूंगा कि अब ये लाओ पालीपन छोड़े। आप हुकूमत में रह चुके हैं, अपोजिशन में रह चुके हैं, अब भी अपोजिशन में है। ये जो रवैया, ये जो आपने इख्तियार कर रखा है, ये जो आप गवर्नर से निकलने का शौक में चले गए हैं, ये सियासत नहीं है। अच्छा, जिंदगी में शिकस्त भी होती है, जीत भी होती है। कभी फर्ज करें उनके ख्याल के मुताबिक उनके साथ ज्यादती हो गई है, तो ज्यादतियां भी बर्दाश्त की जाती हैं। वो क्रिकेटर रहे हैं, सही है। क्रिकेट में अंपायर गलत फैसले भी दे देता है तो वो बर्दाश्त किए जाते हैं, अंपायर के गले नहीं पड़ जाते, पिच उखाड़ने नहीं चल पड़ते, स्टेडियम को खराब करने नहीं चल पड़ते खान साहब, बल्कि उसका एक तरीकाकार है। और मैं खान साहब से अपनी जाती हैसियत में ये गुजारिश करूंगा कि अब जज्बातियत को छोड़िए, ठीक है, एंग्री यंग मैन ना बनिए, बल्कि आइए बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालते हैं और उसमें अपनी राय दीजिए। बाकी जमातें भी पाकिस्तान की बेहतरी की ख्वाहां हैं। ये जो उनको खासे गुमान हो गया है कि वो अकेले ही शायद पाकिस्तान के मसाइल के, ठीक है, हल के ख्वाहां हैं और हल कर सकते हैं। अच्छा सर, इजाजत दें तो ये औरिया साहब ने मुझे ज्वाइन किया सर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका भी तज्जिया लेते हैं। औरिया साहब, ये बताइएगा, आज बड़े फैसले कर लिए गए। अच्छा, ये फैसलों में कोई नई बात तो है नहीं, तमाम फैसले पहले भी हो चुके थे, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान आज किया गया है। पहली बात तो ये, खान साहब ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा इस्लामाबाद, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और वैसे भी उनके फैसलों में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, कल उन्होंने जलसे में कहा अगर मैं बुलाऊं तो तुम लोग निकलोगे, और अब ये कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है। सर, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को आप? देखें, एक पॉलिटिकल लीडर को मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और बनानी चाहिए, इसलिए कि आपको नहीं पता होता कि सामने से रिएक्शन कैसा आना है और किस तरह का आना, रिएक्शन को देख के बनाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में सच्ची बात बताऊं कि यहाँ मार्शल इसलिए लगे हैं कि वहाँ के सियासतदान ने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में सियासत को हमने किस तरह सही तरह आगे लेके चलना है। अच्छा, मुझे जसर समदानी याद है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत ली थी, तो वही गुफ्तगू होती थी कि अदालत जब बेल ख़त्म कर देगी तो भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। ये भुट्टो साहब पर मुकदमे चले हुए, हम उनको बना रहे हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। कारा साहब का इलाके के 24 औरला ही हैं, भैंस चोरी का मुकदमा बना था उनके ऊपर, कोल्लू में ले गए थे। उससे पहले आप अयूब खान की चल रहे हैं। आप पॉलिटिकल मुकदमात की तारीख तो देखिए क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद आप इस रिसेंटली इमरान खान को आप बिठाने को तैयार हैं। आप कहते हैं कि 25 तारीख को भूल जाए, और 25 तारीख को मैं भी एक सियासी वर्कर हूं, हमने भी एक उम्र गुजारी है, और मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं होता रहा, पहले भी होता रहा है। लेकिन पहले आपको याद है कि अयूब खान ने जिस वक्त डायलॉग में बुलाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द ओनली वन जिसने इनकार किया था कि मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठूंगा, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी आके बैठ गया। जी बिल्कुल, उसको पता था कि ये क्या होना है, उसको पता था सियासत क्या करते हैं, वो और बाशानी दोनों से जो निकल आए थे बाहर। असल मसला यह है कि आप पहले कम से कम ये तो रियलाइज करवाएं कि जब 25 तारीख को जो कुछ आपने किया है, ये पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में या तो तालिबान के साथ खिलाफ हुआ है, तो यहाँ तरीके लब्बैक के खिलाफ हुआ है। सही है,
उसके अलावा रिसेंट तारीख में तो हमने नहीं देखा किसी का। वो भी आपको इसलिए जायज हो गया था कि मौलवी थे, दाढ़ी वाले थे, जो मर्जी तो कोट लगा दो, जिसको मर्जी जिससे जाते करते रहो। आपका मामला है, आप सीटीडी के तहत पूरे शहर के इमाम मस्जिद उठा के जेल में डाल दो, और उसके बाद उनको बयानात कुछ इस तरह के बयानात आते हैं शेख साहब के कि भाई मई के आखिर में इंतजार हो किसके बयान यार, मुझे किसके बयान ऐसे नहीं है? मैं आपको निकाल दूं, मौलाना फजल रहमान के निकाल दूं, मैं आपको बाकी लोगों बाकी मौलाना उसके निकाल दूं, अपना राना सनाउल्लाह से लेके मरीम नवाज तक, और इवन बिलावल के निकाल दूं महंगाई मार्च के। क्या बयानात की बुनियाद पे कभी आज तक मुकदमे हुए हैं? क्या बयानात की बुनियाद पे कभी इस किस्म की अरेंजमेंट्स हुए हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनर खड़ी करती है, पहला स्टेप होता है कि यू आर फेल्ड। जिस दिन खारदार तार लगती है, हम कहते थे कि हम फेल हो गए क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, और इनको पता था इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने अटक को पाकिस्तान की सरहद डिक्लेयर किया है, इस दौरान आपने पंजाब पुलिस इस्तेमाल किया है। पंजाब के वजीर आला ने केपीके के वजीर आला के खिलाफ, केपीके के अवाम को अंदर नहीं आने दिया। आपने राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ असेंबली, उसके ऊपर इन्फ्रिंज किया है। उसके बाद आप जो मर्जी सुने, आपने बहुत कुछ किया। बांग्लादेश के साथ भी यही करते रहे, आप बाकी लोगों के साथ भी यही करते रहे। आप पहले आप बड़े आराम से कह देते हैं कि आए जी ये करें वो करें। आप मुझे ये बताएं, रिसेंट हिस्ट्री में कौन है कि जो डायलॉग पे आने से पहले कहेगा कि आए पहले इस स्लेट को साफ करते हैं, आगे उसके बाद इमरान खान को कहते हैं आप तशरीफ लेके आ जाए। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, अभी ये क्लैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक क्लैरिटी इस चीज में भी नजर नहीं आ रही है। मैं कायरा साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा गुफ्तगू में। सर ये बताइएगा, पंजाब असेंबली में जो 20 अराकीन है उस पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उसमें तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है, नून लीग को टफ टाइम देना है, शायद वहां पर काफ लीग है, इस वजह से ये मामला है। लेकिन हमें इलेक्शन, जो ये कौमी असेंबली है, इसके इस्तीफे मंजूर कराने के लिए भी स्पीकर के सामने पेश नहीं होना है। दोनों असेंबली, एक पंजाब असेंबली है, कौमी असेंबली है, दोनों का मामला सेम है, दोनों के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन एक में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है और एक में हिस्सा ही नहीं लेना है, उसको मानते ही नहीं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है? और ये साहब जी, और ये साहब मेरी आवाज आ रही है आपने? जी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि उन्होंने केपीके असेंबली भी तो रखी हुई है ना, वो चला रहे हैं, वो नहीं चाहते उसके अंदर। मसला यह है कि इमरान खान के साथ जो भी हुआ है, या तो वहां पर हुआ है, जाके इस असेंबली के अंदर हुआ है। असल मसला यह है कि वहां तो फेडरल गवर्नमेंट की जो कौमी असेंबली है उसके अंदर तो सारा तारपुर चला था, वही सारा मसला हुआ था। जहां तक पंजाब असेंबली का तल्लक है, उनका बेसिस यही है कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली असेंबली है, पहली असेंबली। मैं बड़े नोट से कहता हूँ कि जहाँ डिफेक्शन वालों ने एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। हमेशा होता रहा है कि 4 लोग उधर से लेके दूसरी पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनती रही, नकई साहब की बनी, वट्टू साहब की बनी, और बहुत सारे लोगों की बनती रही। लेकिन ये बेशर्मी कभी मैंने अपनी जिंदगी में, तारीख में नहीं देखी कि आप एक दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के आप यहां पर, इवन पैट्रियट ग्रुप बना था, उस ग्रुप की बकायदा एक लीगल हैसियत डिटरमिन की गई थी, सब कुछ हुआ था, ठीक। तब जाके जफरुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट बनी थी। पीपल पार्टी के 12-13 लोग थे, पीपल पार्टी ने उस पर इतराज भी नहीं किया था, पीपल पार्टी उस असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करती रही थी। लेकिन ये हमजा शहबाज की गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की तारीख, क्या दुनिया की तारीख में वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसकी बुनियाद ही लोटे के ऊपर थी, और 2 बार मुंतखब हुए, एक तो निजी होटल में मुंतखब हुए थे, राम से टिक एक निजी होटल में असेंबली तुम्हारा। मैं तो ना उसको जमहूरी मानता हूँ, अच्छा, और ना मैं उसको सियासी मानता हूँ। ठीक है। इस तरह की गवर्नमेंट जो है ना, वो पता नहीं कहाँ बनती है, कब जमहूरी सियासत में नहीं बना कर। अच्छा सर, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आप सबको दावत देते हैं, आए जनाब, ग्रैंड डायलॉग करते हैं, मीसा के मईशत करते हैं। खान साहब थे, वो बुलाते सबको थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को इनकार कर देते थे। इसका जवाब मैं सर कमर ज़बान कायरा साहब से ले लेता हूं। कमर ज़बान कायरा साहब, ये बताइएगा, अब खान साहब ये कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दे दें आप, उसके बाद सारे मामलात होंगे, उसके बाद सारी बातचीत होगी, लेकिन आप लोग इलेक्शन की तारीख नहीं देते। क्या इस साल इलेक्शन होंगे? और दूसरा सर, क्या मीसा की मईशत ग्रैंड डायलॉग में खान साहब बैठेंगे, आप लोग बिठाएंगे उनको अपने साथ? देखिए, हमारी हुकूमत की हद तक तो ये बात तयशुदा है कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे, मतलब अगस्त 2023। लेकिन हमने खान साहब को ओपन ऑफर की है कि आइए बैठते हैं
बैठ के आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ चलते हैं, उसमें बाकी चीजें भी देखेंगे, कानून साजी भी देखेंगे। लेकिन अच्छा। ये जो घुमंड और गुमान है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही गैरतमंद हूँ, मैं ही दलेर हूँ, और भाई इतने दलेर थे तो जाके केपीके में क्यों बैठ गए? वापस आओ। आ गए ना वापस? इतने दलेर थे तो क्यों मसले बने हुए हैं? लेकिन ये तानो तशनी हमें भी छोड़नी चाहिए और उनको भी छोड़नी चाहिए। आए हकायक को देखते हुए खान साहब को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के, हम खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े गंभीर मसाइल का शिकार है और किसी एक जमात के पास इसके मसाइल का हल नहीं है। लिहाजा सब जमातें अवाम के मैंडेट की हामिल हैं। हर जमात की जहां जहां से सीटें हैं उन्होंने इलाकों के लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन आप वो तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब हम बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप लोग गैर आईनी तरीके से आए, और गैर आईनी तरीके से आए तो इसमें इस असेंबली में आपका मैंडेट नहीं है। तो जब मैंडेट नहीं है तो बात किससे करें? अभी मैं सुन रहा था 2-3 रहनुमाओं की गुफ्तगू, कह रहे हैं भाई मैंडेट ही नहीं है। जब मैंडेट ही नहीं है आप लोगों के पास तो फिर बात किस चीज पर होगी? कारा साहब, अच्छा गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया कारा साहब से। ये और ये साहब ये बताइएगा, ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा जहर आलूद बनता जा रहा है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आप कहते हैं आइए बैठें, हमारी मदद करें, मईशत को बेहतर करें, सब चीज़ें सही करें, लेकिन अगर आप अपोजिशन में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम सवाल ही नहीं पैदा होता इनके साथ बैठें। तो सर सीधी सी बात है, फिर तो मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता ना, आवाम के लिए तो कोई नहीं सोचता, अपने मफादात का सब सोचते हैं। ये को पहली दफा थोड़ा रवैया, मैंने आपसे मिसाल आपको दे दी जुल्फकार अली भुट्टो की कि वो पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टियां जो थीं वो अयूब खान के साथ टेबल पे बैठ गई थी और जुल्फकार अली भुट्टो और बाशानी ये दो थे जिन्होंने नहीं बैठे थे। और उसके बाद हुआ क्या था आपको पता है, 1971 हुआ था, फिर उसके बाद 88 की सूरत हाल आई थी। आपको याद होगा कि बेनज़ीर के साथ पंजाब में गवर्नमेंट किसकी बनी थी? नवाज शरीफ की। जीना दोबर कर दिया था, जीना दोबर कर दिया था। बेनज़ीर साहब लाहौर के अंदर घुस नहीं सकती थी, ठीक? वहां कहाँ बनी थी? अकबर बुगटी की, वो भी मुखालिफ थे। आप सोचे कि वज़ीर आज़म जब आती है और पूरी की पूरी कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर उसका स्याह झंडियों से इस्तकबाल होता था, ये सूरत हाल थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बनी थी, तो बेनज़ीर की तो कौन बैठा था? कब बैठा? कोई नहीं बैठा। फिर जब दोनों बार बार करके उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत बनाई, दोनों बैठ गए कि आइंदा हम करेंगे कि बैठेंगे। तो जब मिसाक़े जमहूरियत दस्तखत हो रहे थे तो दुबई में मुज़ाकरात कौन कर रहा था परवेज़ मुशर्रफ के साथ वापस आने के? कौन कर रहा था? ये कर रहे थे ना। किस लिए कर रहे थे? कि हम पावर में आ जाएंगे। तो असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान अकेले को किस खाते में आप कहते हो कि आप कान से पकड़ के उसको कहे कि नहीं आके तुम बैठ जाओ? मैंने आपसे कहा है कि आप कम अज कम इस 50 दिनों के अंदर जो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो गया है, आप कम से कम उसकी रियलाइजेशन तो उसको दिलाएं कि हमने गलत किया था। कोई ऐसे तो कोई बैठना नहीं चाहता, बिल्कुल गलत कहते हैं ये लोग, बैठना चाहते हैं। ये बैठना चाहते होते, इमरान खान पहला बंदा है जिसको वजीर आजम की ओरिजिनल पहली तकरीर नहीं करने दी गई। अच्छा, नवाज शरीफ ने दोनों तकरीरें की, आराम से की। बेनज़ीर ने दोनों तकरीरें की, आराम से की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीर की, आराम से की। नवाज शरीफ ने तीसरी तकरीर की, आराम से की। पहला बंदा है कि जिसको पहले दिन, जिस दिन वो इनॉग्रल हल्फ उठाने वाली तकरीर करने चला था तो उसको घेर लिया गया था। आपका पहले दिन अपना रवैया देख लें और उससे अब तक देख लें, आपने खुद उसको उस जगह तो सर अभी क्या लगता है आपको, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा नहीं किया जाएगा? इस सवाल का जवाब आपसे एक ब्रेक के बाद मैं लूंगा। सर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पर जाने से पहले ये एक सवाल भी अहम है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा शोषा छोड़ा जा रहा है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है, शहबाज शरीफ साहब के भी बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल ये जनाब कि क्या खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी हुकूमत ने मुकम्मल कर ली है? क्या इंतजार किया जा रहा है? दर्जन भर मुकदमा तो बना लिए गए हैं, उसमें मुलजिम भी नामजद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हिफाजती जमानत ली हुई है खान साहब ने, और ये हिफाजती जमानत अगर खत्म हो जाएगी और दोबारा से जमानत में तोसी नहीं होगी तो क्या खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और वाकई में इस वक्त क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो इतना बड़ा खतरा मोल ले सकती है? क्योंकि महंगाई अपने उरूज पर है, एक मुश्किल फैसला लिया, बल्कि मुश्किल क्या, ये तो मुश्किल तरीन फैसला था कि पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अवाम फिलहाल अभी तक नाला नजर आते हैं जो पॉलिसीज चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं हिसाब देने को तैयार हूं,
जितनी मेरी अभी तक की हुकूमत रही है उसका हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खान साहब को भी 3.5 साल की हुकूमत का जवाब देना पड़ेगा। जनाब हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब ये भूल गए कि खान साहब की हुकूमत से पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। पंजाब के बादशाह थे ये, मरकज़ में नवाज शरीफ साहब बादशाह थे, इन्हीं की हुकूमत चल रही थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही थी। अब इन तीनों को मिला दिया जाए तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। और ये साहब ये बताइएगा सर कि पहला सवाल आपसे कि खान साहब को गिरफ्तार करने का रिस्क ले सकते हैं ये लोग? मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब की जो पहले दिन की 10 अप्रैल की जो परफॉर्मेंस है वो खान साहब की अकेले की परफॉर्मेंस है, वो पब्लिक सडन उठी थी। मैंने अपनी जो 66 साल 65 साल ज़िंदगी के अंदर इस तरह की अब्रप्शन बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी कायद के, बग़ैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं देखी जो 10 अप्रैल की रात को हुआ था। आप हैरान कन, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ था, 16 या 17 अगस्त को वो चले थे 1967 को, वो जो पिंडी से चले थे और लाहौर तक आते आते उनका एक लीडरशिप बन गई हुई थी, क्राउड था बहुत बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लीडर बनते बनते उनको बहुत देर लगी थी। या फिर 77 के इलेक्शन के दौरान जब बाइकाट हुआ था उसमें नजर आई थी कौमी यकजहती। लेकिन ये तो कमाल की बात थी ना। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान की तरफ लोग देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जिस दिन वो ना रहा तो आप खुद देखें कि यानी आप गिरफ्तार हुआ उसकी लीडर, तो फिर तो 200-250 बंदे उसी तरह निकलेंगे ना जिस तरह रात को निकले थे। फिर आप किसको बिठाएंगे टेबल पे, किसके साथ करेंगे नेगोशिएट, किसको कहेंगे कि आज आप कुछ दिन के लिए आप आगे कर दो। इससे बड़ी बेवकूफ़ी को नहीं होती। मैंने 32 साल इंतज़ामिया में गुजारे हैं और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया, टोटल पाकिस्तान में जो भी है ना, अगर 200 जगहों पे बेवकूफ़ हंगामे शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान की ना पुलिस इस काबिल है, ना रेंजर्स इस काबिल है, ना पैरामिलिट्री स्टाफ इस काबिल है कि उसको हैंडल कर सके। इनकी फोर्स ही इतनी नहीं है। ये चंद लोग आएंगे। मैं कई दफ़ा इसको बयान भी कर चुका हूँ कि 4-4.5 लाख लोग हैं जो कि टोटल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। उनमें से 1,60,000 के करीब हो गए जो डिप्लॉयबल हैं। ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप सेक्रेटरीट से कर सकते हो। 200 जगह पर जुलूस निकले, 5-7 पुलिस वाले होंगे, उसके पीछे FAR होती है, फर्स्ट आर्म रिजर्व होती है, उसके पीछे लाइन में लोग होते हैं। आप क्या करोगे? तो ये रिस्क अगर कोई लेना चाहता है तो फिर राना सनाउल्लाह ने उस वक्त किसी और ही हालत में होंगे जब ये रिस्क लेंगे। और यहाँ पर वो चाहते होंगे कि साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो भी ये कह रहे हैं कि जब सब हो सकते हैं गिरफ्तार तो ये भी हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब उनका माइंड सेट थोड़ा एग्रेशन वाला नजर आ रहा है, एग्रेसिव नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा भाई मैं जो निपटा है ना, मैंने इससे ज्यादा तेजी से निपटना है और इतनी ज्यादा सख्ती से निपटना है। तो एग्रेशन वाला इनका थोड़ा मूड नजर आ रहा है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले भी लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह की सूरत कभी नहीं रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया था जब इन्होंने, तो सूरत ये थी कि लोग नहीं निकले थे, लेकिन जैसे वो रिहा हुआ था आपको अंदाज़ा नहीं कि लाहौर का जो गोल बाग का जलसा था वो हैरान कुन था, जिससे घबरा के उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस तरह के उनको फांसी दी गई, कुछ नहीं हुआ था, पाकिस्तान में खामोशी सन्नाटा जा गया था, लेकिन बाद में एक मूवमेंट चलती रही थी। कुछ इवेंट्स होते हैं जो सडन इस तरह के होते हैं कि बहुत कुछ फ्लेयर अप कर सकते हैं सर। लेकिन इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मैं पहले आपको कॉन्फिडेंस सुनवा दूं सर, आपको भी जरा समझ आए कॉन्फिडेंस लेवल है क्या, किस तरह से बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मेरे प्रोग्राम में जनाब ही कहा था कि अगर दोबारा है ना तो जो हमने किया है इससे डबल कुव्वत के साथ हम करेंगे, इनको दोबारा से रोकेंगे। ये नासूर है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। सर पाकिस्तानी अवाम है वो कला कुबा करना, इसकी सरकोबी करना जो है ये कौम के बेहतरीन मुफाद में है। तो इनका तो जो एजेंडा है उसके पेश नजर थे उनको इसी तरह से रोका जाना चाहिए था और दुरुस्त रोका गया है। और आइंदा भी अगर यह है कि इनको और ज्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए और इनको किसी सूरत शहर के अमन अमान को या वो गुमराही का शिकार या उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। सर ये 6 दिन पुरानी बात है और ये साहब, और 6 दिन पहले इनका कॉन्फिडेंस ये था और उस वक्त सिर्फ शायद नून लीग वाले बोल रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इतना नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब शायद इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए क्योंकि KP में ही थे खान साहब और कह रहे थे लोग कि भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए वो। देखें, मैं बात सुने, ये कहां से लाएंगे फोर्स डबल 245 जो होता है ना, जब फौज के हवाले किया जाता है शहर, तो इसका मतलब ये होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अहलियत खत्म हो गई है।
ये बेसिकली यही लिखा जाता है ना। जी, हम हैंडओवर करते रहे हैं फौज को, शायद कोयटा हमने एक दफा हैंडओवर किया था कि हम अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप आए और आप आके जनाब इस शहर को संभालें, मिनिमम फोर्स यूज करके लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मिनिमम फोर्स। जब 245 आ गया तो फिर आप राणा सनारा तो निकल गया ना बीच में से अपनी तमाम तर जाहो जलाल के साथ, फिर तो फौज आ गई। तो फिर फौज जो होती है वो एक दफा सिर्फ गोली चलाया करती है, सेकंड टाइम नहीं चलती अगर क्राउड बढ़ जाए अगर। हमने उसको देखा हुआ तमाशा मुस्लिम मस्जिद के सामने, जब लोग सीना तान के यूं आए थे कहा था गोलियां चलाओ, तो 3 ब्रिगेडियर्स थे, उन्होंने इनकार कर दिया था गोली चलाने से। ये आंसू गैस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ अरसे चलती होती है। मैं आपको बताऊं इस 25 तारीख ने जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आंसू गैस मंगवा ली गई है, इन लोगों ने शेल मंगवा ली है सर ठीक ठाक। और पहले कह रहे थे कि हमने हमारे लिए इस्तेमाल होने के लिए मंगवाए थे। देखिए कुछ नहीं होता, मैं इसको ये बड़का मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं, मैं आपको बताऊं आपको कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की वो क्राउड जिसको लोग बर्गर कहते थे, जो बेचारे नाजुक नेम से पले थे, कोई लम्स का पड़ा हुआ, कोई फला का मोबाइल की बैटरी के साथ चलते थे, खाई पिया बर्दाश्त नहीं किया और पूरा वहां रेजिस्टेंस दी है उन्होंने। आप खुद सोचे कि ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसे मामले के अंदर एक क्राउड बन गया। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की झिझक होती है। हम अक्सर कहा करते थे कि देखो लाठी यूं उठाओ लेकिन मारो नहीं। अच्छा, एक दफा लग गई तो दूसरी दफा खाने के लिए 4 लोग और आ जाएंगे। अब ये 25 मई ने गवर्नमेंट की फेलियर को एक्सपोज कर दिया मुकम्मल तौर पे। अब देखे ना, पहला जब धरना हुआ था ना तो वो आए थे, आगे रेत की बोरियां थी, रेत पड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियां फंस गई। इस दफा वो बुलडोजर साथ लेके आए, इस दफा वो क्रेन लेके आए, इस दफा वो ट्रेन से वो पहुंच गए, अगली दफा वो आंसू गैस का बंदोबस्त कर लेंगे। आप तो लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने टेक ओवर करना है। राणा साहब प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अच्छा सर जी मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा सर, ये अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की बात करूं सर, इनको समझाया किसी ने या इनका थिंक टैंक चेंज हुआ है? अब ये इदारों की तरफ देख रहे हैं। कल भी जो खिताब चल रहा था वो कह रहे थे कि इदारे जनाब जो इस तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह ख़तरनाक होती जा रही है। तो फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है, अगर आपने इदारों की तरफ देखना है कि हमारी किसी तरीके से हेल्प कर दी जाए। देखें असल मसला पता है क्या है? हेलो जी सर, जी आ रही आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हेलो असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि आपको याद होगा कि इस एक्शन से पहले खा राणा सनाल्ला हो, खा वो हो क्या नाम है शहबाज शरीफ साहब हो, खा उसके बाद शाद खान अब्बासी, वो कहते थे जी सारे लोग हमारा साथ दे, हम अब एक्शन लेंगे। जब तक वो साथ नहीं देंगे हम एक्शन बीच में। तो वो किसको कहते थे? क्या वो नरेंद्र मोदी को कहते थे? क्या वो तालिबान की हुकूमत को कहते थे? वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कहते थे, हमारा साथ दो, अदारों को कहते थे ना। और जब अदारों ने उनका साथ दिया तो मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान की हिकमत अमली ने एक बड़ा कमाल किया है। पाकिस्तान ने पहली दफा रेत की जो बोरियां हैं उनके पीछे छुपे हुए लोग नजर आ गए लोगों को। और रेत की बोरी जो थी ना सियासतदान, उसकी अब अहमियत नहीं रहेगी। बाकी आप एक बड़ी अहम बात ज़हन में रख लें कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला एक रूटीन के बंदे से के साथ था। आपने वहां देख लिया क्या नाम है, वजीरिस्तान में मुकाबला हो गया, स्वात में हो गया, 7 आधे लोग, आपने उनके साथ एक्शन कर लिया, कुछ कर लिया। आप बलोचों के साथ क्या, दूर दराज के लोग आपने बाकी इधर उधर। सर वक्त की किल्लत है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा सर, कथा कलामी की माफी, लेकिन सर वक्त की किल्लत है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तो फिर एक वीडियो क्लिप, बल्कि ऑडियो क्लिप निकलकर सामने आया। इससे पहले भी ऑडियो क्लिप निकलकर सामने आया था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का था, बिजनेस टाइकॉन का था, वो भी खान साहब का जिक्र हो रहा था। अब जो एक ऑडियो क्लिप निकल कर आया जनाब, ये भी इसी से मंसूब है। खान साहब के वाले से बात की जा रही है, उनके इर्द गिर्द के लोगों के वाले से बात की जा रही है। इस पर बात करेंगे, पहले ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाएंगे और उसकी हकीकत भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, किसी की भी पगड़ी उछाली जाए, उसको सच मान लिया जाए। हरगिज ऐसा नहीं होता जनाब। और वैसे भी कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। पहले खान साहब से मंसूब मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की ऑडियो सामने आई, कुछ नहीं निकला,
झूठे फरेबी चोर डाकुओं ने जब अपनी हैसियत ना जानी तो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मलिक रियाज हुसैन साहब की बेटी से मंसूब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऑडियो कॉल झूठी निकली है। गुफ्तगू में कोई राब्ता, ना ही कोई लफ्जों का चुनाव, जबान का इस्तेमाल एक जैसा है ही नहीं। कभी उर्दू के बोल हैं तो कभी पंजाबी के बोल हैं, जिससे यह वाज़ेह होता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ मड़ोड़ कर और जोड़कर इसे कॉल की शक्ल दी गई। बोल ऑडियो कॉल की जो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है भी सामने लाएगा, मगर सवाल भी पैदा होता है कि बार बार मलिक रियाज हुसैन को ही क्यों सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है और मलिक रियाज हुसैन साहब के जरिए खान साहब को निशाना बनाने की भौंडी कोशिश क्यों की जा रही है। एक ही शख्स को मरकजी किरदार बनाकर आखिर क्यों पेश किया जा रहा है। इस तरह के सवाल जो हैं वो लातादाद हैं, मगर जवाब अभी कोई नहीं है। फिलहाल जो चीज़ वाज़ेह हुई है वो यही है कि ये ऑडियो जो निकलकर सामने आई है ये झूठी है, मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई है। ऐसा क्यों किया गया है, कौन कर रहा है, किसकी इमा पर हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनो। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी कर दे तो मंगवा दे। मैं कहता अब ऐसे कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसी हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसी मैनू दे देना। मैं कहा ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल उन्हें मैंने कहा और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी है। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है तू कह रही थी तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 3 परसों मिल जाएगी और लेटर में कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई। मैं क्या अगर अबू दी अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। जनाब ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की ऑडियो निकलकर सामने आई। इससे पहले भी एक ऑडियो निकलकर सामने आई थी और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया था। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा था ये आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज हुसैन साहब की जो ऑडियो कॉल निकलकर सामने आई है, इस पर आपकी हकीकत क्या है, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि ये जो ऑडियो थी इसमें खान साहब का जिक्र किया जा रहा था और मलिक रियाज हुसैन साहब जिनकी आवाज़ पहचानी जा रही है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की आवाज़ पहचानी जा रही है और ये कहा जा रहा था कि जनाब शायद खान साहब मलिक रियाज हुसैन साहब से राब्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जाए और बातचीत के लिए कोई रास्ता, कोई राह हमवार की जाए। इस ऑडियो के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए थे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इस बात की तरदीद की थी और पुरजोर अल्फाज में इसकी तरदीद की थी कि जनाब ऐसा कोई ना राब्ता किया गया, ना किया जाएगा और ना ही ऐसी कोई बातचीत की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अक्सर और बेशतर उनके कोई रहनुमा हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये ऑडियो असल है या नकल है, लेकिन इस पर किसी ने बयानबाजी नहीं की, लेकिन कहा कि राब्ते होते चाहिए, होते रहते हैं, लेकिन किसी ऐसे बिजनेस टाइकॉन के जरिए नहीं होने चाहिए। आप पार्लियामेंट के अंदर आके बात करें। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि जनाब आप अगर बात करना चाहते हैं तो हम आपकी बात कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं हो। यानी दोनों साइड से इसकी पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत की गई और तरदीद भी की गई। पहले ऑडियो क्या थी वो भी सुन लें जनाब आप। हेलो, वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था
कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में सुधार दूं। जनाब पहली ऑडियो भी आपको सुना दी, दूसरी ऑडियो भी आपको सुना दी। दूसरी ऑडियो में जाहिर सी बात है जो बात की जा रही है वो मफादात की बात की जा रही है कि ताले लगे हुए हैं, ताले खुलवाने हैं, लेटर नहीं मिल रहा है, खान साहब से बात हो गई है, खान साहब ने कहा है कि हो जाएगा, मेरी गारंटी है हो जाएगा। फिर 2-3 लोगों के और नाम लिए गए। जनाब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है और क्या ये ऑडियो असल है या नहीं। अब इसका फॉरेंसिक किया गया। समीर इब्राहिम साहब हमारी जो चैनल में कुछ थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि जनाब ये ऑडियो जो है ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसमें कभी पंजाबी का इस्तेमाल किया गया है, कभी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है, मुख्तलिफ चीज़ों को तोड़कर ये चीज़ बनाई गई है। पिछली ऑडियो से भी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई थी, पिछली ऑडियो भी निकलकर सामने आई थी और ऐसे वक्त पे सामने आई थी जब खान साहब ने ये फैसला कर लिया था कि जनाब किसी से कोई बात नहीं होगी और अब सिर्फ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, या धरने का ऐलान किया जाएगा, या एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। उस वक्त ये ऑडियो लीक की गई थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ कि खान साहब के मानने वालों को, उनको पसंद करने वालों को उनको मुंतशिर किया जा सके, उनको मुतनफ़िर किया जा सके। और इसी तरह की एक और ऑडियो निकल कर सामने आई, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये ऑडियो फेक है, मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़कर बनाई गई है और इसमें हकीकत कोई नहीं है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब, कल पीर है तो कल 11 बजे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।